गांधी दर्शन के अंतर्गत हम देख रहे थे कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो अंग्रेज़ों के दिमाग में एक शातिर चाल आई कि इसी समय क्यों ना गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके सारे सहयोगियों को, विशेष रूप से बड़े बड़े सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया जाए और यंग इंडिया में उनके द्वारा जो लेख छपे थे उनको आधार बना करके उनको जेल में डाल दिया जाए। चूँकि स्वयं गांधी अहिंसा की नीति के अंतर्गत देश भर में जो विद्रोह और हिंसा हो रही थी उसके खिलाफ खुद खड़े हुए थे, तो अंग्रेज़ों को लगा कि ऐसे समय में गांधी की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और लोग हिंसात्मक विरोध नहीं करेंगे। तो ऐसे वातावरण में क्या कुछ घटनाएं घटी, क्या कुछ गांधी ने अपने आप को समर्पित किया, ये सब आज के एपिसोड में हम विचार करेंगे। क्योंकि चोरा चोरी कांड से पहले भी ऐसा वातावरण बना दिया गया था जिसमें गांधी जी ने कई बार कहा कि सरकार स्वयं चाहती है कि खून खराबा हो, देश में अव्यवस्था का माहौल हो। बहुत दिनों से वे इस प्रतीक्षा में थे कि उन्हें कैद कर लिया जाएगा। 1920 के 10 नवंबर से ही वे तैयार थे, जो कुछ करने लायक था वे कर चुके थे। जब वे न रहेंगे यानी कैद कर लिए जाएंगे, तब क्या करना और क्या न करना चाहिए इसके बारे में वे जनता को निर्देश दे चुके थे। 9 मार्च 1922 के एक नए लेख में उन्होंने फिर यही प्रसंग उठाया। उस समय फिर यह अफवाह फैलने लगी कि वे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने लिखा, सरकार के अत्याचार का उनको जरा भी डर नहीं है। उन्हें डर सिर्फ इस बात का है कि लोग कहीं हिंसात्मक रुख न अपनाएं। वैसा हुआ तो उनके सम्मान को आघात लगेगा। मेरी गिरफ्तारी के दिन को लोग आनंद मानने का दिन समझे। सरकार का ख्याल है कि गांधी कैद हैं तो भारत के बारे में किसी चिंता की ज़रूरत नहीं। वह एक बार लोक शक्ति को माप लें, पूर्ण शांति बनाए रखकर ही जनता उनके प्रति सम्मान भली भांति प्रकट कर सकती है। यह सोचना गांधी को बुरा लगता है कि बाद में कई लोग खून खराबे पर न उतर आएं, क्योंकि इसी भय से सरकार उनको गिरफ्तार करने में आगा पीछा कर सकती है। अतः लोग शांत रहे, काम बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वे लोग सभा और सम्मेलन न करें, अदालतें बंद हो जाएं, कर्मचारीगण दफ्तरों में जाना बंद कर दें, विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में न जाएं, अहिंसा का कार्यक्रम नियमानुसार व्यवस्था पूर्वक और पूर्ण रूप से चलाया जाए। अगर लोग इस तरह आंदोलन को चलाते रह सके तो उनकी जीत निश्चित है, नहीं तो वे कुचले जाकर ख़त्म कर दिए जाएंगे। सारी तैयारी हो चुकी थी। गांधी अहमदाबाद के पास अपने प्रिय साबरमती आश्रम की शांति में लौट गए। वहाँ अपने स्नेहास्पद शिष्यों से घिरे वे शांत चित्त से पुलिस की प्रतीक्षा करने लगे। वे गिरफ्तार होना चाहते थे। उनकी अनुपस्थिति में भारत और दृढ़तापूर्वक अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा और वे भी थोड़ा विश्राम कर सकेंगे, जिसकी शायद उनको ज़रूरत है। अभी प्रार्थना खत्म हुई थी कि 10 मार्च 1922 की संध्या को पुलिस आ पहुंची। पुलिस आ रही है ये बात आश्रम वासियों को पहले से मालूम थी। महात्मा ने उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया। जेल जाते हुए उनकी मुलाकात अपने मुसलमान मित्र मौलाना हज़रत मोहानी से हुई।
ऐसे शुभ मुहूर्त में उनका आलिंगन करने के लिए मौलाना हसरत मोहानी दूर से भागे हुए आए थे। यंग इंडिया के प्रकाशक बैंकर के साथ गांधी को जेल ले जाया गया। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जेल के फाटक तक आई। उन्हें इसकी अनुमति दी गई थी। अहमदाबाद के जिला और दौरा जज के इजलास में शनिवार 18 मार्च को 12 बजे वे महान मुकदमा यंग इंडिया में प्रकाशित लेख द ग्रेट ट्रायल 23 मार्च 1922 शुरू हुआ। ये मुकदमा एक आश्चर्यजनक महिमा से मंडित था। जज और अपराधी दोनों में से कोई एक दूसरे के प्रति विनय और सम्मान प्रदर्शन करने में एक दूसरे से कम न थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में इंग्लैंड ने तब तक ऐसी उदारतापूर्ण निरपेक्षता कभी नहीं बरती थी। उस दिन जब ब्रोम्सफील्ड ने, जो जज थे, सरकार के बहुत से दोषों को भी धो बहाया। इस मुकदमे के बारे में इस बीच बहुत कुछ लिखा जा चुका है। कुछ संक्षेप में सारांश इस प्रकार है। सरकार ने गांधी को गिरफ्तार करने का निश्चय क्यों किया? वे तो पिछले 2 वर्षों से इस आंदोलन में लगे हुए थे, लेकिन अब जब गांधी ने जन आंदोलन को रोक दिया है और सारी हिंसा के विरुद्ध स्वयं ही बाधा बनकर खड़े हो गए हैं, सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए ठीक वही समय क्यों चुना है? क्या घबराहट से उसे मतिभ्रम हो गया है, अथवा गांधी को की इस भयंकर उक्ति को ही वे सत्य प्रमाणित करना चाहती है कि जान पड़ता है कि सारे देश को हत्या, लूटपाट और आगजनी से भर देने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है, क्योंकि तभी वह कह सकेगी कि इन सब को पूरी तरह से कुचलने की क्षमता केवल और केवल सरकार में ही है। सच तो यह है कि सरकार की हालत पतली थी। वे गांधी का सम्मान भी करना चाहती थी और उनसे डरती भी थी। हो सकता तो वे उनसे सज्जनतापूर्ण व्यवहार करती, लेकिन गांधी तो एक बार की उसके साथ सहज व्यवहार नहीं कर रहे थे। बेशक वे हिंसा की निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी अहिंसा तो तमाम हिंसाओं से अधिक क्रांतिकारी है। जिस समय वे जनता के कानून भंग आंदोलन का विरोध कर रहे थे, ठीक उसी समय दिल्ली में 23 फरवरी को ही हो रहे कांग्रेस कार्य समिति के अधिवेशन के एक दिन पहले उन्होंने एक ऐसा लेख प्रकाशित कराया जिससे ब्रिटिश सरकार को बहुत स्पष्टता से धमकी दी गई थी। लॉर्ड बर्केनहेम और मॉन्टेग्यू के एक ढिठाई भरे टेलीग्राम से सारा भारत अपमान से तिलमिला उठा, जिसमें कहा गया था कि यदि हमारे साम्राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार किया जाएगा, भारत के प्रति अपने कर्तव्य पालन में यदि उसको बाधा दी जाएगी, यदि भारत ने ये समझ रखा हो कि हम डर कर वहाँ से चले आना चाहेंगे, तो संसार की सबसे दृढ़ प्रतिज्ञ जाति के प्रति उसका ये उद्यम निष्फल होगा। उसका समुचित उत्तर हम भी अपनी तमाम ताकत से देंगे। क्रोधांध होकर के, बहुत गुस्से में होकर गांधी ने भी वह चुनौती स्वीकार की ब्रिटिश और कहा, ब्रिटिश सिंह, जब अपने रक्त रंजित पंजों से हमारा चेहरा लहूलुहान करता जा रहा है तो समझौते की उम्मीद कहाँ है? शारीरिक रूप से दुर्बल जातियों के संगठित शोषण पर ही जो ब्रिटिश साम्राज्य टिका हुआ है, केवल पाश्विक शक्ति के निरंतर प्रदर्शन से अपने को बचा रखा है। वह ऐसी धरती पर जीवित नहीं रह सकता जहाँ ईश्वर का न्याय है। 1 महीना या 1 बरस या बहुत बरस ही क्यों न लगे, जो संग्राम 1920 में आरंभ हुआ है वे अंत तक चलेगा। ब्रिटिश जनता के लिए समझने का समय आ गया है। मैं केवल यही आशा और प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर भारत को अंत तक अहिंसक बना रहने के लिए यथोचित शक्ति और विनय दे सके। इस तरह की ढिठाई भरी चुनौतियों के सामने झुकने से काम न चलेगा। इस लेख और उन्हीं दिनों लिखे 2 और लेखों के चलते ये लेख
1921 में 19 सितंबर को और 25 दिसंबर को लिखे गए थे। गांधी जी द्वारा लिखा गया पहला लेख था अली बंधुओं की गिरफ्तारी के बारे में और दूसरा लॉर्ड हार्डिंग के अपमानजनक भाषण के उत्तर में। उनमें भी वही आमरण संग्राम की घोषणा थी। हम इस सरकार को गिरा कर रहेंगे। इस जनता की अधीनता मानने के लिए लाचार होना पड़ेगा इस सरकार को। हम किसी दया की भीख नहीं मांग रहे हैं, उसकी उम्मीद भी नहीं करते। इस बार उन्हें अपराधी साबित किया गया। उन पर यह अभियोग लगाया गया था कि गांधी कानूनी सरकार के खिलाफ असंतोष फैला रहे हैं। उसको गिराने के लिए लोगों को खुल्लम खुल्ला घृणा और हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। उनके पक्ष में कोई कुछ कहने वाला तो था नहीं। उन्होंने सारे अभियोगों के लिए अपने को दोषी मान लिया। गांधी ने खुद ही अपना आप को दोषी मान लिया। बम्बई के एडवोकेट जनरल सर J.T. स्ट्रॉन्गमैन ने दावा किया है कि जिन 3 लेखों के कारण अभियोग लगाया गया है उन पर अलग अलग विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से सरकार को उलटने के लिए जो प्रचार कार्य हो रहा है ये लेख उसके अंश मात्र है। अपने कथन के प्रमाण में उन्होंने गांधी के कुछ और लेखों के अंश पढ़कर सुनाए। उन्होंने गांधी के गुणों को स्वीकार किया, लेकिन इसी कारण इस तरह के लेख भयंकर उथल पुथल मचा सकते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। बम्बई और चोरी चौरा में जो क्रूरतापूर्ण घटनाएं हुई है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने गांधी पर ही डाली। गांधी अहिंसा का प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन उसी के साथ वे लोगों के मन में असंतोष भी उभारते हैं। अतः जो उपद्रव हुए हैं उसके लिए वही जिम्मेदार है। मतलब इतना ज़बरदस्त आरोप प्रत्यारोप, नफरत, घृणा अंग्रेजों के मन में थी। अब गांधी ने कुछ कहने की अनुमति चाही। उनके विवेक का संग्राम और उनकी यंत्रणा पिछले कई सप्ताहों से वे जो निर्णय लेने के लिए बाध्य हुए हैं उनके औचित्य अनौचित्य के बारे में उनका संदेह और उन निर्णयों का सारे देश के विवेक के पक्ष में क्या फलाफल होगा, इसके बारे में उनका उद्वेग, ये सारी बातें इतने दिनों से स्पष्ट हो चुकी है। अपने चित्त का शांत संयत सौम्य भाव उन्होंने वापस पा लिया है। जो कुछ है या अब जो कुछ होने वाला है, क्योंकि होने के सिवा दूसरा उपाय नहीं है, वे सब का सब वे माने ले रहे हैं। उसके लिए उन्हें दुख हो, लेकिन उनके बीच से गुजरने के अलावा दूसरा उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल से वे सहमत है। हाँ, कुछ की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अभियोग में जितना कहा गया है उसे और भी बहुत अधिक दिनों से वे जनता में असंतोष का प्रचार कर रहे थे। उसी की उनमें प्रबल आकांक्षा है। मद्रास की दुर्घटना अथवा चोरी चोरा की पाश्विक नृशंसता या बम्बई के अबोध्य अत्याचार, इन सब का दोष मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। एडवोकेट जनरल ने ठीक ही कहा है कि सुशिक्षित, जिम्मेदारी को समझने वाला और अनेक देशों की जानकारी होने के कारण ही मुझे पहले से इस बात का ज्ञान होना चाहिए था कि मेरे प्रत्येक कार्य का क्या फलाफल हो सकता है। मैं जानता था कि मैं आग से खेल रहा हूँ, फिर भी मैंने वह खतरा लिया और अगर मैं छोड़ दिया गया तो फिर वही काम करूँगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ वह न कहूँ तो अपने प्रति अन्याय करूँगा। तो इस प्रकार से एक महान व्यक्ति, महात्मा, जो संत, ईश्वर के एक प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं और सारे देश के लोगों की हिंसात्मक घटनाओं का जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरी नज़र में किसी नागरिक का जिससे बड़ा दूसरा कर्तव्य नहीं है। इसी से आज मैं हंसते हंसते उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा पाने के लिए यहाँ आया हूँ। अतएव जज महोदय, आप लोग जो कर सकते हैं वे यह कि या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा दे। ये सशक्त वक्तव्य पहले से तैयार किया हुआ नहीं था, अपने आप उनके मुंह से निकल पड़ा था। इस वक्तव्य में एक और जहाँ धार्मिक चित्त के परिमित बोध का परिचय था, वही दूसरी ओर राजनीतिक नेता की दृढ़ता प्रतिफलित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भारत और इंग्लैंड की जनता के नाम अपना एक लिखित संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा
एक दिन वे ब्रिटिश सरकार के आंतरिक सहयोगी और अनुगत प्रजा थे, किस तरह वही आज प्रबल असहयोगी और असंतोष के प्रचारक हो गए हैं। ये बात इन दोनों देशों के लोगों को बदला देना उनका कर्तव्य है। 1893 से उनके राष्ट्रीय जीवन में जो कुछ बीता है, भारतीय होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर कितने अत्याचार किए हैं, इसका उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने ये भी बतलाया कि इस निरर्थक आशा से कि शायद साम्राज्य से भारत को अलग किए बिना ही इस हालत में सुधार हो सके, वे किस तरह 25 वर्षों से अथक प्रयत्न कर रहे हैं। तमाम धोखेबाजियों और निराशाओं के बावजूद 1919 तक बिना दुविधा के ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद से अत्याचार और पाप ने सारी सीमाएं तोड़ दी और उस अन्याय का सुधार करना तो दूर, उल्टे भारत की इच्छा अनिच्छा के प्रति चरम अवज्ञा के भाव से सरकार ने उन्हीं अपराधियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया है और उन्हें पेंशन में मोटी मोटी रकमें दी है। सरकार ने स्वयं ही अपनी प्रजा से संबंध तोड़ लिया है। तो इस कारण मैं अब एक आज्ञाकारी प्रजा की बजाय एक असहयोगी के रूप में सामने आया हूं। गांधी ने वह किया है, लेकिन इतने दिनों तक जहां हिंसा ही अंतिम अवलंब थी, वहां गांधी ने अपने देशवासियों को अहिंसा का ब्रह्मास्त्र दिया है। और उसके बाद महात्मा और न्यायकर्ता ब्रूमफील्ड के बीच विनम्रता की होड़ शुरू हुई। न्यायकर्ता